चलिए, गुड मॉर्निंग सबको। भारतीय संविधान की नागरिकता देख रहे थे, है ना। लगभग कंप्लीट हो चुके थे नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल है वो। ठीक है, कौन से भाग से कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है नागरिकता? 5 से 11, है ना। ठीक, 5 में क्या है? 5 के अंतर्गत क्या है बताइए? संविधान के लागू होने के समय नागरिकता। ठीक है, दूसरा, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति की नागरिकता। उसके बाद व्यक्ति की नागरिकता। फिर हाँ, विदेश में रहने वाले आपके भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, उसके बाद आपके 8 क्या है? 9 है ना। हाँ, और 10 क्या है फिर? नहीं, मूल अधिकारों का बना रहना, है ना। नागरिकता संबंधित अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 11 आपकी क्या है? नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक है, जहां तक के हुआ था। तो ये आपके नागरिकता देख चुके थे ना। इसके अंतर्गत में 3 प्रकार के प्रावधान किए गए और, है ना, जिसको हम बोलते हैं आपके, है ना, वीजा। तो उसको बारे में देखते हैं। ठीक है, तो यहां पास आप लिखेंगे आपके नागरिकता संबंधित वीजा प्रावधान। वीजा मतलब होता है कि किस व्यक्ति को आपके किसी अन्य देश में जाते हैं तो उसको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगे, उसके लिए है। ठीक है, वीजा प्रावधान। ठीक है, तो इस वीजा प्रावधान के अंतर्गत जो नागरिक है उनको 3 भागों में बांटा गया है ना, या 3 प्रकार से इसको डिफाइन किए गए थे। सबसे पहले आपके हैं नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, उसको बोलते हैं आपके NRI। ठीक है, NRI भले इसका नाम है, ठीक है, बशर्ते ये भारतीय ही है ना, भारतीय नागरिक होते हैं। बशर्ते इसका नाम NRI क्यों दिए गए? क्योंकि आपके वर्ष के आधे से, है ना, ज्यादा समय कहां रहते हैं? विदेश में रहते हैं, बाहर है। ये भारतीय है, ठीक है, इंडियन ही है, लेकिन वर्ष के आधे से अधिक समय आपके विदेश में रहेंगे। या ये बोल सकते हैं कि विदेश में रह करके आपके भारत में आना जाना करेंगे वो। ठीक है, चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे किसी अन्य काम के लिए हो। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि आपके कोई व्यापार के लिए हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भारतीय व्यक्ति जो आपके व्यापार के लिए हमेशा क्या जाते हैं, बाहर अगर जा रहे हैं, तो उन व्यक्तियों को बोलते हैं आपके NRI, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। ठीक है, तो ये आपके भारतीय नागरिक होते हैं और सभी, है ना, सभी नागरिकता संबंधित सुविधाएं इसको मिलती है, संबंधित सुविधाएं प्राप्त है। ठीक है, मतलब जो हमको सुविधा है भारत में रहने के नाते, है ना, वही सुविधा इनको भी प्राप्त है। मतलब ये है कि आपके व्यापार काम कर सकते हैं, बैंक खाता खुलवा सकते हैं, पैन कार्ड बनवा सकते हैं, वोटिंग दे सकते हैं। ठीक है, अगर यहां रहेंगे तो चुनाव भी लड़ सकते हैं वो। ठीक है, ये सारे चीज। ठीक है, तो ये है आपके NRI। दूसरा आपके होता है आपके पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, PIO। ठीक है, ये आपके 1999 से इसको लागू किए गए थे। ठीक है, 1999 से। ठीक है, इसको बोलते हैं आपके भारतीय मूल के पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब इसको बोलते हैं आपके भारतीय मूल या वंश से संबंधित नागरिक, से संबंधित नागरिक, इसको हम बोलते हैं ना भारतीय मूल वंश से संबंधित नागरिक, PIO, है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये व्यक्ति क्या है? ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसे नागरिक है, ठीक है, जो आपके भारत के नागरिक थे, लेकिन बाद में आपके क्या हो गए हैं? विदेशी की नागरिकता या विदेशी नागरिकता ग्रहण
कर लिए हैं, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो कि जैसे मान के चलो अगर है ना हमारे अगर कोई पुत्र या पुत्री है, वो आपके भारत के नागरिक थे, पढ़ाई लिखाई करने के लिए कहां गए, अमेरिका गए, अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लिए, ठीक है। अब उसको बार बार आना जाना पड़ता है, भाई भारत में चूंकि हम लोग भी रहते ना, ठीक है, उनके व्यापारिक संबंध है या फिर उसके जो अन्य आपके संबंध है, अगर वो लोग रह रहे हैं भारत में, तो उनको बार बार आने जाने के लिए आपको ये एक प्रकार से आपके क्या मिलेगा, पीआईओ कार्ड दिया जाता है, एक प्रकार से ये वीजा है, ठीक है, वीजा ये दिया जाता था। फिर से समझा एक बार, अगर हमारे कोई सगे संबंधी, ठीक है, या हमारे परिवार के कोई बच्चे अमेरिका में गए पढ़ने लिखने के लिए, एक समय के बाद वहां की नागरिकता ग्रहण कर लिए, अब उसको बार बार आना जाना पड़ता है, यहां कहां, भारत, तो वो जो आना जाना पड़ेंगे उसके लिए आपके ये प्राप्त किए आपके पीआईओ, ठीक है। और ये जो मिला है किसके आधार पर मिला है, क्योंकि उसके जो मम्मी पापा दादा दादी या नाना नानी क्या थे, भारतीय थे, इसके आधार पर उसको ये कार्ड मिलेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं आपके भारतीय मूल से संबंधित नागरिक, है ना, या नागरिकता लिख लेना, भारतीय मूल से संबंधित नागरिकता, ऐसे इसको लिख लेना, संबंधित नागरिकता, है ना। तो एक प्रकार से ये वीजा था, ठीक है। फिर उसके बाद आपके एक और प्रावधान किए गए बाद में, वो हम लोग लाए आपके 2005 में, जिसको बोलते हैं आपके ओसीआई, है ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई, ये लाए आपके 2005 में, ठीक है। ओवरसीज, हिंदी में इसको बोलते हैं आपके भारतीय मूल के, है ना, से संबंधित नागरिक, ओसीआई को बोलते हैं आपके समुद्र पारित भारतीय नागरिक, इसको लिखेंगे समुद्र पारित भारतीय नागरिक, ठीक है, इसको बोलते हैं आपके ओवरसीज सिटीजन, है ना, ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पारित भारतीय नागरिक, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये भी आपके सेम ही है, ये ऊपर वाले जैसे हैं, ठीक है। अच्छा, इनको क्या क्या सुविधा नहीं मिलेगा, इधर देखो, पीआईओ को किसी भी प्रकार के जैसे वोटिंग का अधिकार है, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहां की नागरिकता ले चुके हैं, विदेश की नागरिकता ले चुके हैं, तो उसको आपके वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। दूसरा है कि भारत में जमीन वगैरह नहीं खरीद सकता है वो, ठीक है। पैन कार्ड, जमीन, है ना, और आपके बैंक का खाता बन जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है व्यापारिक संबंध करें, लेकिन उसका आपके जमीन से संबंधित आपके जो मालिकाना हक होगा वो उसको नहीं मिलेगा। दूसरा है कि यहां जमीन नहीं खरीद सकता है, कोई भी संवैधानिक पद ग्रहण नहीं कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति, सांसद, विधायक ये नहीं बन सकता है, वोटिंग का भी उसको अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है। किसको, इन दोनों को, ठीक है। तो ओसीआई इसको बोलते हैं समुद्र पारित भारतीय नागरिक, ठीक है। तो वे भारतीय नागरिक ऐसे लिखेंगे, ठीक है, वे भारतीय नागरिक, ठीक है, जो विदेश में रह रहे हैं, ठीक है, तथा, अच्छा ये इसको ऐसा नहीं लिखेंगे ना, एक मिनट रुको, वे भारतीय नागरिक नहीं होंगे ना, वे नागरिक ऐसे लिखेंगे, इसको ये करो, वे नागरिक जो विदेश में रह रहे हैं तथा भारत से, है ना, भारत से रिलेटिव क्या बोलेंगे, है ना, भारत से नातेदारी लिखे ना, नातेदारी संबंध रखते हैं, ठीक है। वे नागरिक जो विदेश में रह रहे हैं तथा भारत से नातेदारी संबंध रखते हैं, ठीक है। यहां से लिखो तो इसको विदेशी नागरिक लिखो, क्योंकि विदेशी है ये, भारत के नहीं है ये। वे विदेशी नागरिक जो विदेश में रह रहे हैं, ठीक है, तथा भारत से नातेदारी संबंध रखते हैं, को आजीवन वीजा प्रदान किया गया है, प्रदान किया गया है, ठीक है। उसको बोलते हैं आपके ओसीआई, ठीक है,
बाद में आपके क्या किया गया, यहां पास आप करेंगे, है ना, बाद में यहां पास आप लिखेंगे 2015 में ओसीआई एवं पीआईओ को एकीकृत कर दिया गया, ठीक है, मतलब मर्ज कर दिए गए, ठीक है। तो अभी वर्तमान में मर्ज कर दिए गए तथा इसे अब केवल ओसीआई कहते हैं, ठीक है। और ये जो ओसीआई है जिसको बोलते हैं आजीवन वीजा, है ना, ये आपके वर्तमान में आपके 16 देशों को आपको प्रदान किया गया है, ठीक है। पड़ोसी देशों को छोड़कर, ध्यान रखेंगे ना, हमारे जो आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनको ये प्रदान नहीं किए गए। जिसका समुद्र पारित लिखा है ना, तो हमारे पड़ोसी में आपके जितने भी देश हैं आपके समुद्र के पार है क्या, नहीं है, वो हमारे सीमा से लगे हुए हैं। तो उन देशों को छोड़ करके बाकी जो अन्य देश है समुद्र पारित देश, है ना, उनके जो नागरिक है जो भारत से संबंध रखते हैं ना, नातेदारी संबंध, इनको ये प्रदान किए गए हैं, ठीक है। क्या क्या सुविधाएं नहीं मिलेंगे इसको देखो आप, ठीक है। वोट नहीं डाल सकते, संवैधानिक पद ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। जमीन नहीं ले सकते, हैं, ठीक है। लेकिन ये दो चीज इसका अधिकार है, खाता, बैंक खाता जिसको बोलते हैं ना, अकाउंट, पैन कार्ड है, पैन कार्ड ये बना सकते हैं, ठीक है। और आपके ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि भाई अगर गाड़ी चलाना है भारत में तो भारत का लाइसेंस चाहिए ना, ऐसा तो नहीं कि बिना लाइसेंस के चला लेंगे गाड़ी, तो वो आपके लाइसेंस बनवा सकते हैं, लाइसेंस, ठीक है। ये तीन चीज की आपको क्या मिलेगी, उसको सुविधा मिलेगी, ठीक है। लेकिन बाकी जो ऊपर वाला ये वाले जो सुविधाएं उसको नहीं मिलेंगे। क्या क्या चीज का, वोटिंग का संवैधानिक पद ग्रहण नहीं कर सकते, मतलब विधायक है, सांसद, वो नहीं बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपके भारत में कृषि योग्य जमीन नहीं ले सकते, है ना, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको। बाकी अन्य जमीन ले सकते हैं, जमीन नहीं ले सकते हैं ना, यहां पास आप कोष्टक में लिख लेना, कृषि योग्य जमीन नहीं ले सकते, ठीक है। अब तीनों को फिर एक बार समझा रहे हैं ना, देखो सबसे पहले आपके थे एनआरआई, यहां पास लिखा रहा हूं मैं ना, एनआरआई तो भारतीय है, बशर्ते आपके क्या है, ये आधे से अधिक समय तक कहां रहते हैं, बाहर में रहते हैं ना, लेकिन इसको सारे सुविधाएं मिलेंगे जो एक नागरिक को मिलता है। दूसरा आपके था पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये केवल आपके उन व्यक्तियों को दिए जाते थे जिनके आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी क्या थे, भारतीय थे, ठीक है। उसके बाद आपके ये आपके लाए गए कौन सा, आपके ओसीआई, ये आपके दिए गए आपके किसके, रिश्ते नाते के लिए, रिश्ते नाते जैसे हैं, जरूरी नहीं कि आपके दादा दादी नाना नानी आपके हो, ठीक है। रिश्ते नाते और प्लस आपके व्यापारिक संबंध जिसका हो, ठीक है, जिसको आपके भारत आपके आना जाना लगातार रहता है ना। और खास करके उनको दिए गए जो समुद्र पारित है ना, ध्यान रखेंगे, ये लिखा हुआ है, कहां लिखे हम लोग, है ना, ये समुद्र पारित भारतीय नागरिक, ठीक है, कमिंग, इनके लिए आपके ये दिए गए थे, ठीक है। तो ये पहले दोनों लगभग समान ही थे, तो इसको इसी कारण आपके क्या किए गए, पीआईओ को इसमें मर्ज कर दिए गए, किसमें, ओसीआई में। भाई पीआईओ जो थे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको मर्ज करके इसको समाप्त कर दिया और इसके बदले आप सबको क्या दिए गए, ओसीआई दे रहे हैं आप, ठीक है। तो एक होता है एनआरआई, तो एनआरआई को आपको याद नहीं रखना है, इसको नहीं पूछा जाता है, ये तो भारतीय आदमी है, भारतीय व्यक्ति है ना भाई, ठीक है, इसकी नागरिकता भारतीय है। ओसीआई आपके हैं सभी व्यक्तियों को जो आपके रिश्ते नाते वाले हो या फिर अन्य देश से आपके व्यापारिक संबंध रखते हैं, उन सबको आपको दिए जाते हैं आपके ओसीआई। अभी वर्तमान में आपके कितने देश के हैं, 16 देशों को आपको ये दिए गए हैं ना। इसमें पड़ोसी देश शामिल नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, ध्यान रखेंगे, पड़ोसी देश इसमें शामिल नहीं है, इनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगे, ठीक है। वोट नहीं दे सकते, संवैधानिक पद ग्रहण नहीं कर सकते और कृषि योग्य भूमि
नहीं ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 3 चीजों की सुविधा इनको मिलेंगे। क्या क्या चीज है? खाता खोल सकते हैं भाई, अगर वहां से पैसा भिजवाएगा, अगर ठीक है अमेरिका से अगर पैसा भिजवा रहा है तो आपको खाता तो खुलवाना पड़ेगा ना, कि नहीं खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ये कि ये पैन कार्ड है, आय से अधिक अगर रखेंगे तो आपके पैन कार्ड जरूरत है। उसके बाद आपके लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो ये सारे चीजों को सुविधाएं मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के कार्ड हो गए। इसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। इसको 2015 में मर्ज किए हैं, ठीक है। इसको आपके लाए हैं 2005 में, इसको ध्यान रखेंगे 2005, ठीक है। ये आपके 1999, ठीक। आगे चलें, कुछ फैक्ट लिखा रहा हूं फिर से। एक प्रकार से ये फैक्ट ही है हम लोग जो लिख रहे हैं, ये है ना। नेक्स्ट आप लिखेंगे यहां पास, ठीक है, नागरिकता अधिनियम। कब बनाए हम लोग नागरिकता अधिनियम? 1955 में। अब तक कितने बार? तो 6 बार संशोधन हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट संशोधन हम लोग 2019 में किए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 6 बार अब तक के हम लोग उसको संशोधन कर चुके हैं, मतलब सुधार या बदलाव कर चुके हैं, ठीक है, नागरिकता एक्ट में। नेक्स्ट आपके हैं, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे मूल अधिकार। तो मूल अधिकार के अंतर्गत आपके अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। संबंधित अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। को प्राप्त है, ठीक है। अब इसको मैं आगे डील करूंगा, क्या क्या इसमें है ना, 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। 15 आपके बोलता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। 16 आपके बोलता है कि लोक नियोजन के पद पर अवसर की समानता या समता, मतलब सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। तो केवल भारतीय नागरिकों को मिलेगा ना भाई, विदेश वाली को थोड़ी ना हम लोग नौकरी देंगे, देंगे क्या? नहीं देंगे। 19 आपके बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो जितने स्वतंत्रता आपको मिले उतने स्वतंत्रता उसको नहीं मिले हैं। जैसे आपको घूमने का अधिकार है भारत में कहीं भी, विदेशी वाले आएंगे तो उसको वीजा लेकर के आना पड़ेगा भारत में घूमने के लिए, ठीक है। और हर क्षेत्र में नहीं घूम सकता है, उसके लिए आपके कुछ ना कुछ प्रतिबंधित है। 29 और 30 आपके अल्पसंख्यक के हितों से संबंधित आपके अधिकार है ये, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार, अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार, तो ये भी आपके केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इतने का आप याद रखेंगे। ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके नागरिकता संबंधित जो जितने भी प्रावधान थे वो आपके क्या होते हैं? समाप्त होते हैं, ठीक है। चले अब आपके चलते हैं भाग 3। ऊपर कर दें इसको। भाग 3 ये आपके बोलता है फंडामेंटल राइट, है ना, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। ये आपको मिलेगा अनुच्छेद, कहां से कहां तक मिलेगा? हाँ, अनुच्छेद 12 से लेकर के आपके 35 तक, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट, ठीक है, मूल अधिकार। तो उसमें आप देखेंगे कि यहां लिख लेना वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? 6 मूल अधिकार है, ठीक है। यहां आप लिखेंगे मूल संविधान में, मूल संविधान में 7, मूल संविधान मतलब हाँ 26 जनवरी
50, है ना, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन हमारे पास कितने थे? तो 7 मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, यहां पास लिखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978, है ना, के तहत संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, मूल अधिकार से हटा करके, है ना, मूल अधिकार से हटाकर, है ना, विधिक या कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, और इसे हम लोग कहां से, है ना, यहां पास लिखेंगे इसे अनुच्छेद 31 से हटाकर, है ना, अनुच्छेद 21 से हटाकर 301 में शामिल किए या शामिल किया गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट में लिखा है इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि हमारे पास पहले 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। ठीक है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें से एक जो अधिकार थे, कौन सा? संपत्ति के अधिकार। ये हटाए नहीं गए हैं, केवल इसको विधिक या कानूनी अधिकार बनाए गए हैं। ठीक है, विधिक या कानूनी अधिकार का मतलब ये होता है कि अधिकार संपत्ति का अभी भी आपको है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो आपके संपत्ति के अधिकार को वो, या आपके संपत्ति को क्या कर सकती है? अपने अधिग्रहण, है ना, कर सकते हैं या अपने अधीन ले सकते हैं वो। ठीक है, अगर सरकार को जरूरत पड़े तो। ठीक है, ये तो ये ध्यान रखेंगे। ये पहले आपके कौन से में थे? आर्टिकल 31 याद रखेंगे ना, ये अभी निरसन है। निरसन मतलब समाप्त कर दिए गए हैं। ठीक है, और इसको हम लोग हटा करके ये आपके नया आर्टिकल जोड़े हैं 301, है ना, 300 और कोष्टक में एक, ऐसा नहीं 301 नहीं बोलेंगे, ऐसा हो जाएगा नहीं फिर 301, है ना, इसको हाँ ए भी या क भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो ये हो गया आपके मूल अधिकार। ठीक है, अब यहां पास थोड़ा समझते हैं मूल अधिकार। तो देखो, ये जो मूल अधिकार है हमको संविधान के तहत मिला है, संविधान लागू होने के बाद आपको मिला है ना। 2 प्रकार के अधिकार होते हैं, एक होता है आपका नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक मतलब होता है आप मनुष्य होने के नाते आपको जन्म के बाद तुरंत मिल जाता है। ठीक है, आप लेकिन किसी भी देश के नागरिक हो, चूंकि आप मनुष्य हो ना भाई, आप चाहे भारत के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे इंग्लैंड के हो, कहीं के भी आपके मनुष्य हो, जैसे ही आपके मनुष्य पैदा होता है, पैदा होने के साथ आपको जो अधिकार मिलता है उसको बोलते हैं नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, वो सभी नागरिकों को मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको ही मिलेगा, आप भारत के हैं तो ऐसा नहीं है, वो सभी नागरिकों को लागू होता है, उसको बोलते हैं नैसर्गिक अधिकार। जैसे आपको खाने का अधिकार है, खाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, ठीक है, बैठने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, सारी क्या चीज है? नैसर्गिक अधिकार है ना भाई। ऐसा तो नहीं कि कोई आपको मना कर देगा, मना कर देगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नैसर्गिक या जन्मजात अधिकार, वो हमको मिलता है, जन्म के साथ मिलता है। लेकिन जिसको हम मूल अधिकार बोलते हैं, ये हमको मिला है किसके आधार पर? हमारे संविधान के आधार पर दिया गया है, संविधान लागू होने के साथ आपको मिला है। इसी कारण ये जो सारे अधिकार हैं ये केवल भारतीयों के लिए लागू होता है। ठीक है, मतलब आधा से ज्यादा जो अधिकार होंगे वो आपके केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त रहेंगे। ठीक है, अब बारी आती है कि मूल अधिकार। तो मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिसके माध्यम से जो व्यक्ति है या जो नागरिक है वो अपना सर्वांगीण विकास करता है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, मूल अधिकार संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए ऐसे अधिकार है जिसके माध्यम से नागरिक अपना सर्वांगीण विकास करता है। सर्वांगीण मतलब सभी प्रकार से। इसके आधार पर आप अपना सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, है ना, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, सभी प्रकार के आप क्या करेंगे? ठीक है, अपना विकास करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं आपके मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट। ठीक है,
तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे अभी 6 प्रकार के अधिकार दिए हैं। अब दूसरा पॉइंट, ये जो मूल अधिकार आपके किसको दिए गए हैं? नागरिकों को। कौन दिया है? संविधान। ठीक है, फिर से पूछ रहा हूं एक बार, मूल अधिकार किसने दिया हमको? संविधान ने। ठीक है, किसको दिए गए हैं? नागरिक को। किसके खिलाफ दिए गए हैं? राज्य के खिलाफ। ये ध्यान रखेंगे। मतलब ये है कि ये जो संविधान है, ठीक है, ये जो मूल अधिकार है, संविधान नागरिकों को दिए लेकिन राज्य के विरुद्ध दिए हैं। इसी कारण जो राज्य है, राज्य मतलब सरकार या स्टेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो भारत है आपके अपने आप में क्या है? आपका ये स्टेट है। ठीक है, और इसमें काम करने वाला जो सरकार है, ठीक है, वो। तो इनके विरुद्ध हमको क्या दिए गए हैं? मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अर्थात यह है कि ये जो सरकार है या फिर जो स्टेट है, हमारे मूल अधिकार को क्या नहीं कर सकते हैं? कम नहीं कर सकते या छीन नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूं, मूल अधिकार हमको संविधान के तहत मिला है। ठीक है, और केवल किसको मिला है? तो भारतीय नागरिकों को। ठीक है, दूसरा ये जो अधिकार है हमको किसके विरुद्ध दिए गए हैं? राज्य के विरुद्ध या राज्य के खिलाफ मिला है। तो राज्य हमारे मूल अधिकार को क्या नहीं कर सकते हैं? कम नहीं कर सकता है। यदि राज्य हमारे मूल अधिकार को छीनता है या कम करता है तो हम कहां जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। यहां हम लोग क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। और हमारे जो मूल अधिकार है जिसको हम लोग संविधान ने दिया है, इसको हम फिर से लागू करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब एक एक अधिकार को हम लोग पूरा डील करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर शब्द लिखा है ना, राज्य के विरुद्ध। तो सबसे पहला पॉइंट आप चाहते हैं कि राज्य मतलब क्या? भाई अगर संविधान बोल रहा है कि मूल अधिकार राज्य के खिलाफ दिए गए हैं, तो राज्य मतलब कौन? कौन राज्य कहलाएगा? ठीक है, तो राज्य आपके यहां पर देखो, जब भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो यहां पर राज्य का मतलब केवल एक स्टेट नहीं होता है। राज्य का मतलब पूरा देश है। ठीक है, और अलग अलग राज्य जो विभाजित है वो भी अपने आप में राज्य कहलाता है। मतलब छत्तीसगढ़ भी राज्य कहलाएंगे, राजस्थान भी राज्य कहलाएंगे, और भारत भी अपने आप में एक राज्य ही है। ठीक है, स्टेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसके खिलाफ हमको क्या दिए गए हैं? मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर जो राज्य है ना, इसके सबसे पहले आपके इसी का आपके आर्टिकल 12 में आपके राज्य की परिभाषा दिए गए हैं कि राज्य मतलब क्या या राज्य मतलब कौन। तो केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के संसद, वो राज्य कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके जितने भी आपके राज्य है, स्टेट जिसको बोलते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, तो राज्य स्तर के आपके राज्य सरकार और उसके विधान मंडल, ठीक है, वो भी आपके राज्य कहलाएंगे। तीसरा, केंद्र और राज्य के अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारी और अधिकारी। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूं, केंद्र और राज्य के अधीन काम करने वाले आपके सभी कर्मचारी, अधिकारी या फिर अन्य प्राधिकारी, सब के सब आपके राज्य के परिभाषा के अंतर्गत शामिल है। मतलब यह है कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले आपके जैसे सचिव है, मान के चलो, है ना, भारत सरकार का सचिव होता है ना, बड़ा बड़ा, उस सचिव से लेकर के आपके गांव के कोतवाल तक के कोतवाल, जो आपके राज्य सरकार के अधीन क्या करते हैं? काम करते हैं, जिसको राज्य सरकार से कुछ ना कुछ वेतन मिलता है। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? राज्य कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं, केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के जितने भी आपके बड़े स्तर के जो सचिव है, कलेक्टर के बाद आपके सचिव बनते, पता है आपको? 20-25 साल जब आप कलेक्टर की नौकरी कर लेते हैं तब उसको आपके बड़े पद पे, है ना, प्रमोट किया जाता है। राज्य सरकार के अलग अलग विभाग के अलग अलग सचिव होते हैं। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री के पर्सनल सचिव होते हैं, पता है आपको? सीएम के पर्सनल सचिव होते हैं। तो वो जो सचिव होते हैं आपके, वो कलेक्टर ही बनते हैं सचिव। तो वो सचिव से लेकर के आपके गांव के कोतवाल तक, ये सब के सब राज्य की परिभाषा में शामिल है। ठीक है, मतलब ये लोग भी हमारा क्या नहीं कर सकते हैं? आपके अधिकार को कम नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलो इसको हम लोग अब डील करते हैं। पहले आपको यह समझ में आना चाहिए ना कि मूल अधिकार मतलब क्या। तो मूल अधिकार मतलब यह है कि हमारा मौलिक अधिकार है जिसको हमको किसने दिया है? संविधान ने दिया है। ठीक है, और संविधान किसके खिलाफ दिया है? राज्य के खिलाफ दिया है। इसका मतलब यह कि राज्य हमारे मूल अधिकार को कम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके आता है कि राज्य मतलब कौन, तो उसको देखते हैं हम। चलिए ठीक है, तो 6 आपके मूल अधिकार है। ठीक है, तो यहां पास आपके पहले इसी पहले डील कर लेते हैं ना, उसके बाद आपकी परिभाषा देखेंगे ना। 6 मूल अधिकार आपके कौन कौन सा है? पहला, समानता का अधिकार, या इसको हम समता का अधिकार बोलते हैं, ये पहला मूल अधिकार है। ठीक है, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 14 से लेकर के आपके 18 तक के। ठीक है, दूसरा आपके हैं
स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 1900, है ना, 22 तक के, 19 से 22। ठीक है, तीसरा आपके हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपको मिलेगा आर्टिकल 23 और 24, 23 और 24। चौथा आपको मिलेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये आपको मिलेगा आपके 25 से लेकर के आपके 28 तक के। ठीक है, फिर आपके पांचवा नंबर आपके शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार। संबंधित शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार, यह आपको मिलेगा 29 और 30। ठीक है, 29, 30। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा छठवां नंबर, ये आपके क्या है, हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 32। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 31 नहीं मिला हमको, अभी बताया हूं आर्टिकल 31 वहां समाप्त कर दिए गए। ठीक है, उसके जब हम लोग 301 जोड़े हैं उधर। ठीक है, 300 का बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये 6 मूल अधिकार हमको संविधान के तहत दिए गए हैं। ठीक है, नैसर्गिक अधिकार भी इसमें बहुत सारे शामिल हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो हमको एक नागरिक के नाते जो अधिकार मिलना चाहिए, वो सारे अधिकार इसमें शामिल है। अभी पढ़ेंगे तो हमको पूरा समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, देखो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार लिखा गया है, ये जो अधिकार है अपने आप में कोई मूल अधिकार नहीं है, बल्कि जो ऊपर में ये जो 5 प्रकार के जो अधिकार है ना, इन अधिकारों को लागू कराने वाले ये अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर से एक बार बोल रहा हूं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अपने आप में कोई मूल अधिकार नहीं है, लेकिन ऊपर में जो 5 प्रकार के हमको जो अधिकार दिए गए हैं, यदि इन अधिकारों को कोई भी व्यक्ति या सरकार या स्टेट अगर आपसे छीनता है या कम करता है, तो इन अधिकारों को वापस पाने का अधिकार है कौन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसके माध्यम से हम कहां जाते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाकर के हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऊपर में दिए गए 5 अधिकार है इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, मतलब हम लागू करवा सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप में क्या है, ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, लेकिन ये मूल अधिकारों से कम भी नहीं है ये। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिकारों में से एक माना गया है। इसी कारण इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या बोला गया है, इसको संविधान की आत्मा। ठीक है, ये आपकी उन्होंने कहा है, किसको, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, आर्टिकल 32 को। ठीक है, आगे चले फिर। तो ये आपके कम से कम ये तो आपको क्रम में याद होना चाहिए, ये क्रम है। और ठीक है, अगर पूछेंगे तो सबसे पहले समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति संबंधी अधिकार, उसके बाद आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो देखो यहां पास आपके ना ये ध्यान रखेंगे ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये शोषण का अधिकार नहीं है, किसी को शोषण करने का अधिकार नहीं है। अगर आपके साथ शोषण हो रहा है तो उसको दूर करने का अधिकार है आपको। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, समानता के अंतर्गत हम लोग पूरा एक एक को हम पूरा डील करेंगे। ठीक है, अब आप कहते हैं सबसे पहले आपके जहाज चालू हुआ, ये आर्टिकल 12 से चालू हुआ है ना, और चूंकि हमारा जो मूल अधिकार है हमको किसके विरुद्ध दिया गया है, राज्य के विरुद्ध, तो इसी कारण आपके सबसे पहले आपके जो आर्टिकल 12 उसमें आपके राज्य की परिभाषा दिए गए हैं। ठीक है, चले तो यहां आप लिखिए आप। ठीक है, सबसे पहले आपके अनुच्छेद 12। ठीक है, अनुच्छेद 12 इसमें लिखा है आपके राज्य की परिभाषा, और ये पेपर में आया हुई है ना,
आपके व्यापक का अगर पेपर आप देखेंगे तो उसमें पूछा गया है राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 12। ठीक है, तो राज्य कौन होंगे ये बोल रहा है। ठीक है, तो राज्य आपके होंगे सबसे पहले आपके हैं केंद्र सरकार प्लस उसकी संसद, है ना, क्योंकि संसद ही क्या बनाता है, कानून बनाता है। केंद्र सरकार प्लस उसके संसद। दूसरा आपके हैं राज्य सरकार, ठीक है, प्लस उसके विधानमंडल। ठीक है, तो राज्य स्तर पर जो कानून बनाते हैं वो आपके कौन होते हैं, विधानमंडल होते हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए कि संसद मतलब कौन, विधानमंडल मतलब कौन। ठीक है, हर एक राज्य की जो विधायिका है, जो कानून बनाता है, विधि का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं विधानमंडल। और केंद्र स्तर पर जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, संसद करता है। ठीक है, लेजिस्लेचर इसको बोलते हैं ना। उसके बाद आप लिखेंगे केंद्र एवं राज्य के अधीन, राज्य के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारी, अधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, राज्य कहलाएंगे। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा में क्या शामिल है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। तो केंद्र सरकार की संसद, राज्य सरकार की विधानमंडल। ठीक है, और केंद्र और राज्य के अधीन काम करने वाले आपके सभी कर्मचारी और प्राधिकारी। ठीक है, चाहे आपके मैं बताया हूं सचिव से लेकर के आपके गांव के कोतवाल तक के, जिसको सरकार के द्वारा क्या मिलता है, कुछ ना कुछ वेतन मिलता है। ठीक है, वो सब के सब आपके कहलाते हैं आपके राज्य। ठीक है, अब इसमें आपके जो क्वेश्चन आता है उसमें ना ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में आपको ये देता है न्यायालय, कि राज्य की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है ना। तो पहला आपको दे देगा आपके संसद दे देगा, दूसरा नंबर आपको दे देगा विधानमंडल दे देगा, तीसरा नंबर आपको दे देगा आपके प्रधानमंत्री दे देगा, चौथा नंबर आपको दे देगा आपके सुप्रीम कोर्ट। तो राज्य की परिभाषा में न्यायालय नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट दे, चाहे न्यायाधीश दे, चाहे हाई कोर्ट दे, आपको ऑप्शन में समझ में आ रहा है, पेपर में ऐसे आपके क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है, न्यायालय शामिल नहीं है। अब न्यायालय के अंतर्गत चाहे न्यायाधीश दे आपको, चाहे सुप्रीम कोर्ट दे, चाहे हाई कोर्ट दे, चाहे आपके अधीनस्थ न्यायालय दे। ठीक है, लोअर कोर्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके राज्य की परिभाषा। चलते हैं आगे आपके आर्टिकल नंबर 13। ठीक है, अनुच्छेद 13। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो मूल अधिकार मिले हमको किसके विरुद्ध मिले हैं, राज्य के विरुद्ध। ठीक है, और हमारा संविधान कब लागू हुआ है, 1950 में। ठीक है, तो 1950 में लागू हुआ, और 1950 में लागू होने के साथ ही हमको क्या मिला है, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार मिला ना भाई, क्योंकि संविधान के तहत मिला है हमको फंडामेंटल राइट। लेकिन 1950 के पहले जब अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों के द्वारा भी तो बहुत सारे क्या बनाए थे, कानून बना कर रखे थे कि नहीं रखे थे, रखे थे ना भाई। ठीक है, और चूंकि हमको जो मूल अधिकार है वो संविधान के तहत मिला है, मतलब यह है कि सरकार हमारे मूल अधिकार को कम नहीं कर सकते या छीन नहीं सकते हैं। लेकिन संविधान लागू होने के पहले भी बहुत सारे ऐसे कानून थे जो हमारे मूल अधिकार का क्या करते थे, हनन करते थे या कम करते थे। ठीक है, तो उन अधिकारों को शून्य घोषित करने के लिए, फिर से बोल रहा हूं एक बार, संविधान लागू होने के पहले भी बहुत सारे कानून थे जो हमारे मूल अधिकार को क्या करते थे, प्रतिबंधित करते थे या कम करते थे या छीनते थे। तो उन अधिकारों को समाप्त करने के लिए, ठीक है, हम लोगों ने आर्टिकल 13 बनाया है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, मूल अधिकारों के असंगत विधियों का शून्य होना। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको मैं समझाऊंगा आपको डिटेल से, पहले ये लिख लीजिए, क्या लिखा है, मूल अधिकारों के असंगत विधियों का शून्य होना। ठीक है, मूल अधिकारों के संगत विधियों का शून्य होना। ठीक है,
इसका मतलब यह है, ठीक है, कि सरकार कोई भी ऐसे विधि या कानून नहीं बनाएगा जो आपके मूल अधिकार को क्या करते हैं, क्या करते हैं, छीनते हैं या फिर कम करते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, सरकार कोई भी ऐसे कानून नहीं बनाएगा जो आपके मूल अधिकार को कम करते हैं या छीनते हैं। ठीक है, तो उसको आपको बोला गया है मूल अधिकार को असंगत विधियों का शून्य होना। यदि ऐसा कानून अगर बनाता है तो क्या होगा, ऐसा कानून अगर बनाएगा तो क्या माना जाएगा, शून्य घोषित माना जाएगा। मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर देगा, खारिज कर देगा। जितना भाग आपके मूल अधिकारों को हनन करेगा कानून का, सरकार के द्वारा कोई भी कानून अगर बनाए जाते हैं और वो कानून के जितने भाग आपके मूल अधिकारों का हनन करता है उतने भाग शून्य माना जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आपके अलग अलग क्लॉज है। सबसे पहले आप लिखिए, ठीक है, मूल अधिकारों का संगत है ना विधियों का शून्य होना। ठीक है, इसको आपके अलग अलग स्तर पर आपके समझाए गए हैं। ठीक, यहां लिखेंगे अर्थात, ठीक है, सरकार कोई भी ऐसे विधि या कानून नहीं बनाएगा जो क्या करेगा, हमारे मूल अधिकार को क्या करे, कम करे। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया, आप लोग पूरा लिख लेना। देखो क्या बोला मैं, सरकार कोई भी ऐसी विधि या कानून नहीं बनाएगा, ठीक है, ये आपके कट है, नहीं बनाएगा जो क्या करे, हमारे मूल अधिकार का हनन करे या मूल अधिकार को कम करे। ठीक है ना, यदि, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता है मतलब क्या बातचीत चल रहा है, इधर ध्यान दीजिए भाई। यदि ऐसा होता है तो जितने भाग है ना, ऐसा होता है तो इसको ऐसे पूरे लिख लो ना, ऐसा होता है तो कानून या विधि का जितना भाग है ना, मूल अधिकार को कम करे, ठीक है, क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट में हो गया, इधर समझिए आप लोग जो मैं बोल रहा हूं उसको। ठीक है, उसके बाद इसको लिखना। देखो, सरकार अगर कोई भी कानून अगर बना रहा है, ठीक है, तो कानून वो ऐसा नहीं बनाएगा कि आपके मूल अधिकार को क्या हो, कोई भी प्रकार के ठेस पहुंचे या आपके मूल अधिकार का हनन हो। ठीक है, तो अगर ऐसा बना भी देता है सरकार, ठीक है, अगर गलती से सरकार अगर कानून बना देगा तो उसको न्यायिक समीक्षा करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, न्यायिक समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। और जितने भाग कानून का जितने भाग आपके मूल अधिकार का हनन करता है उतने भाग को वो शून्य कर देगा। ठीक है, मतलब समाप्त कर देगा। तो यही बातें मैं लिखा हूं इसमें। देखो, सरकार यदि कोई भी विधि या कानून है ना बनाता है, ठीक है, या फिर ऐसे विधि या कानून नहीं बनाएगा जो क्या करेगा, मूल अधिकार का हनन करे या मूल अधिकार को कम करे। ठीक है, यदि ऐसा होता है, मतलब अगर ऐसा कानून बनाता है तो कानून का जितना भाग मूल अधिकार को क्या करे, कम करे, उतना भाग शून्य माना जाएगा। समझ में आ रहा है, कानून का जितना भाग आपके मूल अधिकारों का हनन करेगा उतने भाग को हम क्या मानेंगे, शून्य माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत ना एक दो पॉइंट और है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। मैं ये बताया हूं, यदि 1950 के पहले अगर कोई कानून रहा होगा जो हमारे अभी वर्तमान में फंडामेंटल राइट जो लागू हुआ है ना, मूल अधिकार, अगर इस मूल अधिकार को जो 1950 के पहले का कानून अगर क्या करता है, हनन करता है, मतलब अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कानून, 1950 के पहले किसका कानून था, अंग्रेजों का था। तो अंग्रेजों के द्वारा अगर बनाया हुआ 1950 के पहले का कानून यदि आपके मूल अधिकारों का हनन करता है तो वो कानून भी क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं भूतलक्षी प्रभाव से ये प्रभावशील रहेंगे। भूतलक्षी प्रभाव मतलब होता है जो पहले कानून बन चुके हैं लेकिन अभी के वर्तमान स्थिति के आधार पर वो लागू नहीं होगा, उसको बोलते हैं भूतलक्षी प्रभाव। ठीक है, जैसे आपके देखो 1900 है ना, ऐसा मान के चलते कि 1920 में आपके अंग्रेजों ने कोई कानून बनाए थे, उस समय सही रहा होगा भाई, उस समय बनाए थे तो उस समय आपके क्या था, सही था। लेकिन अभी हमारे मूल अधिकार का क्या कर रहा है, ये कानून हनन कर रहा है।
भाई 1920 का कानून हमारे अभी वर्तमान के मूल अधिकारों को क्या कर रहा है, छीन रहा है या कम कर रहा है। तो वो जो कानून बना था 1920 में, ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भूत लक्षी प्रभाव से क्या होना, समाप्त हो जाना। मतलब पहले वो ठीक था, 1950 के पहले वो ठीक था, जब तक क्या नहीं लागू हुआ था, संविधान, लेकिन अब वो ठीक नहीं है। इसी कारण वो क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? संविधान को आपको शब्दावली को ही समझना है। ठीक है, ये शब्दावली लिखा है ना, ये आप देखो अपने आप में। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, मामूली शब्द नहीं है, मूल अधिकारों के संगत विधियों का शून्य होना। ठीक है, तो इसको आपको समझना है। ठीक है, कि सरकार, पहला 2 पॉइंट बताया हूं। एक तो सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो आपके मूल अधिकार को क्या करे, छीन, है ना। अगर ऐसा कानून बनाना है तो वो जितना भाग आपके मूल अधिकारों को छीनता है उतने भाग शून्य माना जाएगा। और दूसरा ये कि अगर संविधान लागू होने के पहले ऐसा कोई कानून बना था तो जितने भाग वर्तमान में आपके मूल अधिकारों को छीनता है उतने भाग शून्य माना जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, क्या सरकार के द्वारा कोई कानून अगर बनाए जाते हैं तो उसको न्यायिक समीक्षा की जा सकती कि नहीं की जा सकती? की जा सकती है। किसके आधार पर? आर्टिकल 13 के आधार पर। ठीक है, तो यहां पास आप लिखेंगे इसको, ये क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, कि अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा करेगा। ठीक है, ऐसा कानून, है ना, है ना, या ऐसी लिखना, ऐसी कानून की न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू इसको बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा न्यायालय कर सकती है। न्यायालय कर सकती है। तो कैसे करेगा बताओ न्यायालय? न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं ना, ध्यान रखेंगे इसको। ऐसी कानून की न्यायिक समीक्षा न्यायालय कर सकती है। यहां पर जो न्यायालय शब्द है, ये दोनों अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है और हाई कोर्ट को है। ध्यान रखेंगे इसको ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही प्राप्त है न्यायिक समीक्षा के। तो न्यायिक समीक्षा मतलब होता है कि जैसे सरकार ने कानून बनाया, आपको लग रहा है कि आपके कानून, आपके अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो आप तुरंत कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। देखो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने से, है ना, सो मोटे कॉल वाला काम नहीं करता है, कभी कभी करता भी है, लेकिन ये मूल अधिकार के मामले में आप जब जाएंगे तब जाकर के सुनवाई करेगा। कि आप जाकर के बताएंगे कि देखो सरकार ने ये गलत कानून बनाया है, ये हमारे मूल अधिकार को क्या कर रहा है, कम कर रहा है या छीन कर रहा है, आप इसमें सुनवाई कीजिए। तो सरकार, जो न्यायालय है वो क्या करेगा, उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा। जो कानून बनाए हैं सरकार, मतलब उसको चेक करेगा कि क्या क्या प्रावधान है, कितने भाग आपके मूल अधिकार का हनन कर रहा है, कौन कौन से बिंदु है जो आपके मूल अधिकार का हनन कर रहा है, उसको सुनवाई करेगा। और जितने भाग कानून का, चाहे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जितने भाग आपके मूल अधिकार का हनन करेगा उतने भाग को वो शून्य घोषित कर देगा। समझ में आ रहा है? तो ये काम आपके करते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ध्यान रखेंगे, है ना। तीसरा ये एक चीज और ध्यान रखेंगे ना, यहां पास आपके एक काम और किए गए थे 1971 में। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी जी सरकार के द्वारा, ठीक है, उन्होंने आपके क्या किए थे कि एक नया विधि शब्द जोड़े थे, और उस विधि का उल्लंघन आर्टिकल 13 के आधार पर नहीं माना जाएगा, ऐसे उन्होंने आपके प्रावधान किए थे। फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं, 24वां संविधान संशोधन 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है, आर्टिकल 13 में लिखे गए विधि शब्द से अलग एक विधि शब्द का निर्माण किए थे। और वो बोला था, है ना, मतलब उस समय के कानून में बोला गया था कि बाकी जो अन्य विधि है आर्टिकल 13 की विधि से अन्य माना जाएगा, अलग माना जाएगा, ऐसे उन्होंने जोड़े थे। क्यों जोड़े थे? क्योंकि उनको बहुत सारे संवैधानिक सुधार करना था। ठीक है, और वो जोड़ने के बाद आपके ये भी बोले थे कि आर्टिकल 13 के आधार पर जो विधि शब्द है, और हम लोग जो आपके जोड़ है विधि शब्द, इस विधि का आपकी क्या नहीं किया जाएगा, न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक है, देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, आर्टिकल 13 के अंदर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन जो इंदिरा गांधी ने, है ना, 1971 में जो आपके विधि शब्द जोड़े थे उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ये वो शब्द लिख करके जोड़े थे, वो किसमें, संविधान में। ठीक है, लेकिन बाद में आपके फिर से आप ध्यान रखेंगे 1973 में हमारे पास एक फिर से फैसला आया सबसे महत्वपूर्ण, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, जिसमें आपके बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, है ना, संविधान के मूल ढांचा की बात। यदि सरकार ऐसा कोई कानून बनाता है जो संविधान के मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का क्या करता है, हनन करता है, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, न्यायालय खारिज कर सकते हैं। ठीक है, तो
यदि इंदिरा गांधी के द्वारा या किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी ऐसे कानून या विधि अगर बनाते हैं जो आपके मूल अधिकार का हनन करते हैं या संविधान के मूल ढांचा का हनन करता है, तो दोनों कंडीशन में उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायिक समीक्षा करने के बाद उसको खारिज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाद में आपके किए गए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब आप लोग को कितना समझ में आया कितना नहीं आया वो आप लोग जानिए। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार और पूछ लीजिए। ठीक है, मैं बहुत इसको है ना इंपॉर्टेंट इसका इसको मैं समझा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आता है। ठीक है, कि न्यायिक समीक्षा का प्रावधान कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत है, तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान आपके है आर्टिकल 13 के अंतर्गत। ठीक है, और न्यायिक समीक्षा मतलब होता है कि न्यायालय सरकार के कानून को जांच करता है किस आधार पर, कि आपके मूल अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा है, और दूसरा यह है कि संविधान के मूल ढांचा को क्या नहीं कर रहा है, हनन नहीं कर रहा है। ठीक है, या बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभाव तो नहीं कर रहा है। इस आधार पर उसकी क्या की जाती है, न्यायिक समीक्षा की जाती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप याद रखें। ठीक है, न्यायिक समीक्षा वाला और ये आपके विधियों का शून्य होना। ठीक है, अब आपके चालू होता है आपके मूल अधिकार। ठीक है, तो ये पहले हम लोग 2 पॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहले आपके राज्य, राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल है, है ना, और उसके अंतर्गत काम करने वाले सभी, है ना, हाँ, सभी अधिकारी और अन्य प्राधिकारी। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या बोलता है, शून्य होना, है ना, ये आप याद रखेंगे। दूसरा ये याद रखेंगे। ठीक है, कि न्यायिक समीक्षा का प्रावधान कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, चलिए अब आप क्या आएंगे हम लोग आर्टिकल 14 जहां से हमको चालू होगा। ठीक है, तो यहां पास आप लिखेंगे। ठीक है, पहला मूल अधिकार है ना, समानता का अधिकार, यह हमारा आपका पहला मूल अधिकार है। समानता का अधिकार कहां से कहां तक, आर्टिकल 14 से 18 तक के। ठीक है, यहां से चलेंगे। ठीक है, तो समानता के अधिकार में आपको सबसे पहला आपको मिलेगा अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 ये आपको मिलेंगे समानता का अधिकार। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 आपके बोलता है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण लागू होना। ठीक है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण लागू होना। विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण लागू होना, समान संरक्षण लागू होना, ये आपके शब्द है ना। इसका मतलब ये होता है कि देखो विधि के समक्ष समता मतलब होता है ये आपके जो है शब्द, ये आपके प्रेरित है कहां से, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ आपके दिया डाइसी ने। ये क्वेश्चन आपके आता है रूल ऑफ लॉ किसने दिया। ठीक है, तो डाइसी इसके द्वारा दिया गया रूल ऑफ लॉ। मतलब जो भी सरकार आपके या जो स्टेट है वो आपके किसके माध्यम से चलेगा, विधि के आधार पर चलेगा। विधि मतलब कानून, कानून के अनुसार ये क्या करेंगे, सरकार चलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। मतलब सबसे सर्वोच्च क्या होगा, नियम कानून होगा, विधि होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। दूसरा आपके हैं विधियों का समान संरक्षण लागू होना, ये जो शब्द है ना समान संरक्षण लागू होना, ये आपके हैं प्रेरित है। ठीक है, अच्छा ये चीज ध्यान रखें ना, रूल ऑफ लॉ ये आपके हैं, और ये कहां से प्रेरित है अगर पूछेंगे तो ये आपके ब्रिटेन से। ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड। ठीक है, ये इंग्लैंड से प्रेरित है, ब्रिटेन से प्रेरित है ये, है ना, ये जो शब्दावली है। और ये जो विधियों का है ना समान संरक्षण लागू होना, ये जो शब्द है विधियों का समान संरक्षण लागू होना। ठीक है, ये जो शब्द प्रेरित है ये आपके हैं किससे, तो ये है आपके जापान से, जापान से प्रेरित है। जापान मतलब जापान के संविधान से, है ना, यहां से प्रेरित है ये।
ठीक है, तो अब समझते हैं अब इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहला आप लिख लो इसको, विधि के समक्ष समता। ठीक है, और दूसरा शब्द आपके हैं विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण लागू होना। ये आपके दो शब्द लिखा है ना भाई। ठीक है, समान संरक्षण लागू होना। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता ये आपके प्रेरित है कहां से, ब्रिटेन से, और विधियों का समान संरक्षण लागू होना ये आपके प्रेरित है कहां से, जापान से। ठीक है, विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाएगा। फिर से बोलूं एक बार, विधि के समक्ष समता मतलब होता है कि सरकार, ठीक है, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाएगा। चाहे वो, अब देखो हमारा जैसे भारत है, तो भारत में आपके जितने भी नागरिक है वो सबके सब भारतीय कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां आपके सबके लिए एक समान कानून रहेगा। जो कानून बनेगा आपके सबके लिए एक रहेगा। मतलब वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी संप्रदाय के हो। ठीक है, चाहे वो किसी भी संवैधानिक पद में क्यों ना हो, सबके लिए एक समान कानून रहेगा। ठीक है, मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर चोरी करेगा, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे आपके किसी भी जाति के हो, चाहे कोई भी संवैधानिक पद पर आसीन हो, उसके लिए आपके कानून एक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि है ना, कोई कलेक्टर ने चोरी किया तो उसके लिए आपके अलग धारा रहेगा। ठीक है, गांव के कोई व्यक्ति ने चोरी किया तो उसके लिए अलग धारा रहेगा, महिला ने चोरी किया तो उसके लिए अलग धारा रहेगा। ऐसा रहेगा क्या? नहीं है, धारा एक ही रहेगा तीनों में, लेकिन बराबर रूप से क्या होगा, लागू होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपकी इसका मतलब यह है, विधि के समक्ष समता मतलब होता है कि, ठीक है, इसका मतलब होता है कि विधि के समक्ष समता, सरकार जो है आपके सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाएगा। ठीक है, और दूसरा आपको होता है कि विधियों का समान संरक्षण लागू होना। जब इस कानून को लागू करेंगे, ठीक है, तो समान परिस्थिति वाले व्यक्ति में समान रूप से लागू करेंगे और असमान परिस्थिति वाले में भेदभाव कर सकते हैं। मैं इसका उदाहरण उस दिन बताया था, कौन सा, हाँ, याद कीजिए, जवान मूवी वाला। ठीक है, तो उसको मैं कल डील करता हूं ना, आज टाइम हो गया है। चलो ठीक, थैंक यू, फिर है ना, कल इसको और डील करेंगे। ठीक है।